नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के नेता राहुल शिवाले ने संजय राउत की खोली है पोल। आपके लिए बता दें कि राहुल शिवाले ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जिस समय पर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ किया था गठबंधन, उसके बावजूद भी वो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता, पर संजय राउत ने नहीं होने दिया था ये समझौता। जिस समय पर उद्धव ठाकरे कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते की कोशिशें, उसी समय पर संजय राउत एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं से कर रहे थे मीटिंग और उनके यानी कि एनडीए के द्वारा उतारे गए उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को कर रहे थे समर्थन। ये बड़ा खुलासा किया गया है राहुल शिवाले की तरफ से, जो कि एकनाथ शिंदे के गुट के नेता हैं, जिन्हें कल लोकसभा स्पीकर यानी कि ओम बिरला की तरफ से शिवसेना का नेता भी नियुक्त करार किया गया था, जो कि एक बड़ा झटका था उद्धव ठाकरे के लिए। और उसके बाद उन्होंने आज ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से एनडीए से गठबंधन के लिए यानी कि समझौता करने के लिए सोच रहे थे उद्धव ठाकरे, पर संजय राउत ने ये नहीं होने दिया था। इसी को लेकर संजय राउत की भी बौखलाहट सामने आई है और संजय राउत ने कहा है कि राहुल शिवाले के द्वारा किया गया दावा बिल्कुल झूठा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, बल्कि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि सारी बातें उद्धव ठाकरे हमें बताते थे, पर ये कहां से वहां पर आए ये हमें नहीं पता है। यानी कि संजय राउत की बौखलाहट भी अब निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से ये बड़ा दावा किया गया है, पोल खोली गई है संजय राउत की राहुल शिवाले की तरफ से। वंदन करतो, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांना वंदन करतो आणि आजच्या पत्रकार परिषदेकरता आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, उपस्थित सर्व 12 खासदार, उपस्थित पत्रकार बंधू आणि भगिनी, आज या ठिकाणी आम्ही शिंदे साहेबांनी आमची भूमिका मांडली, पण खासदार म्हणून पण आम्ही आमची भूमिका आपल्यासमोर मांडत आहोत। 2019 साली आम्ही हे सर्व खासदार शिवसेना भाजपा युतीच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांनी निवडणूक लढवली आणि आम्ही प्रचंड मताधिक्याने त्या ठिकाणी विजयी झालो। आणि 2019चा आमचा जो वचननामा होता, तो वचननामा शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेबांनीच तो वचननामा बनवला होता आणि त्या वचननाम्यात 4 गोष्टींचा मी उल्लेख करतो। वचननाम्यात पहिली गोष्ट होती देशाच्या संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य, शेतकरी, कामगार व सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी शिवसेना भाजप पक्ष एकत्रित राहील, हिंदुत्वाचे रक्षण व राम मंदिराच्या उभारणीसाठी भाजपसोबत युतीचा निर्णय। आणि गेल्या 60-70 वर्षात काँग्रेस सरकारला जे जमले नाही असे महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेऊन विकासाचे प्रकल्प उभारणीसाठी या 5 वर्षात सुरुवात झाली। सदर प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी अजून 5 वर्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे एनडीएला संधी देण्यासाठी ही युती महत्त्वाची। भ्रष्टाचाराला आळा, सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी नवनवीन योजना, महिला व युवा वर्गांसाठी रोजगार, स्वयंरोजगाराचे प्रकल्प उभारण्याची दूरदृष्टी व सक्षम विचार करून निर्णय घेणाऱ्या पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा संधी मिळायलाच हवी, म्हणून शिवसेना भाजपा युती महत्त्वाची। हे आदरणीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजींनी हा आमचा वचननामा बनवला होता आणि त्या वचननाम्याच्या माध्यमातूनच आम्ही निवडणूक लढवली होती आणि त्या निवडणुकीत आम्ही प्रचंड मताधिक्याने आम्ही निवडून आलो। परंतु दुर्दैवाने नंतर महाविकास आघाडी झाली आणि त्या महाविकास आघाडीत जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनवण्यात आला, त्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये या वचननाम्यातल्या एकाही गोष्टीचा त्यामध्ये उल्लेख नाही। आपल्या सर्वांना माहिती आहे, गेल्या आठवड्यात आदरणीय नेते शरद पवार साहेबांनी स्वतः उल्लेख केला, संभाजीनगरच्या ज्या औरंगाबादला जे संभाजीनगरचं नाव द्यायचं त्याचा कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम होता त्यात कुठेही उल्लेख नाही, याचं स्पष्टोक्ती स्वतः शरद पवार साहेबांनी केलेली। त्यामुळे जो महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी जो हिंदुत्वाचा विचार, जो बाळासाहेबांचा विचार, जो पुढे नेण्याचा जो संकल्प केलेला आहे, तो संकल्पाला पाठिंबा देण्याकरता आम्ही सर्व 12 खासदार या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्यांचं जे धोरण आहे ते धोरण आम्ही सर्वांनी स्वीकारून त्यांचं नेतृत्व आम्ही सर्वांनी स्वीकारलेलं आहे आणि त्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून आज आम्ही ह्या सर्वांनी निर्णय घेतलेला आहे। महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून 12च्या 12 खासदारांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या विरुद्ध लढाई केली आणि त्यात जिंकलेले आहेत आणि दुर्दैवाने महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्यात आमचे जे विरोधी उमेदवार आहेत त्यांना ताकद देण्याचं काम
त्या 2-2.5 वर्षात झालं आणि त्यामुळे आज खासदार हा सर्व संपूर्ण निर्णय घेत आहे. कारण आयुष्यभर आमची लढाई राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर झाली आणि आता महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्हाला कित्येक तांत्रिक अडचणी होत होत्या, विकास कामाच्या दृष्टिकोनातून अडचणी येत होत्या आणि त्या काळात आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी आम्हा सर्वांना UD डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सहकार्य केलं. त्याच वेळी ह्या गोष्टी ज्यावेळी होत होत्या त्यावेळी आम्ही सर्व खासदार पक्षाकडे या सर्व भूमिका मांडत होतो, परंतु दुर्दैवाने पक्षाने जो वेळ द्यायला पाहिजे होता तो वेळ न दिल्या कारणामुळे हा संपूर्ण प्रसंग आज या ठिकाणी होत आहे. आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की ज्यावेळी आमदारांनी ही भूमिका घेतली त्यावेळी आम्हा सर्व खासदारांना वर्षावर बैठकीला बोलवलं होतं 21 जून या दिवशी आणि त्या दिवशी सर्व खासदारांनी आम्ही सांगितलं की आम्ही पक्षासोबतच राहू आणि ती भूमिका आम्ही स्पष्ट केली. परंतु त्यावेळी पण आम्ही भूमिका स्पष्ट केली की 2019ची निवडणूक आम्ही ही NDAच्या माध्यमातून शिवसेना भाजपा युतीच्या माध्यमातून लढवलेली आहे आणि आम्हाला सर्वांना 2-2.5 वर्ष हा खूप त्रास होत आहे. त्यावेळी उद्धव साहेबांनी आमची भूमिका मान्य केली आणि त्यावेळी आम्हाला आमदार ज्यावेळी गेले त्यावेळी आम्हाला सांगितलं की जर एकनाथ शिंदे साहेब जर मुख्यमंत्री झाले तर निश्चितपणे मी ती भूमिका स्वीकारेन आणि त्या निर्णयाचं मी स्वागत करेन. हे आमच्या सर्व खासदारांच्या समोर आणि त्या बैठकीला संजय राऊत साहेब पण उपस्थित होते, विनायक राऊत उपस्थित होते, अरविंद सावंत उपस्थित होते, अनिल देसाई पण उपस्थित होते. या सर्वांच्या समोर पक्षश्रेष्ठींनी आम्हाला सांगितलं की एकनाथ शिंदे साहेब जर मुख्यमंत्री झाले आणि जर भारतीय जनता पार्टीने तो निर्णय घेतला तर मी त्याचं स्वागत करेल आणि आनंदाने. त्यामुळे आम्ही पण सर्वजण त्या भूमिकेशी सहमत झालो. परंतु ज्यावेळी दुसरी आमची बैठक खासदारांची आमच्या 4-5 बैठका आदरणीय उद्धव साहेबांबरोबर झाल्या. दुसऱ्या बैठकीत पण आम्ही याच गोष्टीचा उल्लेख केला की सर्व खासदारांना जर 2024ची निवडणूक लढवायची असेल तर युती करणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि ज्या युतीच्या माध्यमातून आम्ही निवडून आलोय लोकांची पण ती मागणी आहे, मतदारांची पण ती मागणी आहे, म्हणून आम्ही सर्वांनी त्याकरता आग्रह दिला. आणि त्यावेळी उद्धव साहेबांनी आम्हाला वारंवार याच गोष्टीचा उल्लेख केला की आपण महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून येणारी निवडणूक लढवूया, पण आम्ही सर्वांनी त्या विरोध दर्शवला आणि प्रत्येकाने प्रत्येक लोकसभेच्या मतदारसंघात ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणींची माहिती अरविंद सावंत यांना दिली आणि अरविंद सावंत यांनी ती भूमिका पण मान्य करून उद्धव साहेबांसमोर ठेवली. आणि त्याचवेळी आम्ही उद्धव साहेबांकडे ह्या गोष्टीचा उल्लेख केला, जर आपल्याला NDAच्या सोबत जायचं असेल तर राष्ट्रपतीचे उमेदवार, उपराष्ट्रपतीचे उमेदवार यांना जर आपण मतदान केलं तर निश्चित स्वरूपात NDA करता जाण्याकरता एक मोठं पाऊल उचललं जाईल. त्याचवेळी आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छितो की शिवसेनेचे सर्व नेते खासदारांच्या उपस्थित उद्धव साहेबांनी पण आम्हाला सांगितलं की मला पण युती करायची आहे, मी माझ्या परीने युती करण्याचा खूप प्रयत्न केला आणि त्यांनी या गोष्टीचा उल्लेख केला की ज्यावेळी ते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेबांना दिल्लीला भेटायला आले त्या भेटीत त्यांनी या गोष्टीचा मोदी साहेबांकडे उल्लेख केला आणि मोदी साहेबांबरोबर त्यांची 1 तास चर्चा झाली आणि चर्चेत त्यांच्या युती संदर्भातल्या संपूर्ण चर्चा झाल्या. परंतु त्यानंतर ती बैठक साधारण जूनला झाली आणि जुलैलाच अधिवेशन होतं विधानसभेचं आणि त्या अधिवेशनात 12 भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे भाजपाच्या पण वरिष्ठ नेतृत्वांना वाटलं की एकीकडे आपल्याकडे युतीचं बोलणं होतं आणि दुसरीकडे 12 आमदारांवर कारवाई होते, तर ह्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीचे पण पक्षश्रेष्ठींमध्ये संपूर्णतः नाराजगी झाली आणि कित्येक वेळा उद्धव साहेबांनी युतीच्या संदर्भात त्यांच्याबरोबर चर्चा केली, पण ज्या चर्चांना पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळायला पाहिजे तो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टीला शिवसेनेकडून न मिळाल्या कारणामुळे भारतीय जनता पार्टीचं पण जे पक्ष नेतृत्व आहे तेही ह्या संदर्भात नाराज झालं. ह्या सर्व गोष्टींचा उल्लेख आदरणीय उद्धव साहेबांनीच आमच्या समोर केला की मी माझ्या परीने आता युती करता संपूर्ण प्रयत्न केलेले आहे, आता तुम्ही स्वतः तुमच्या परीने युतीचे प्रयत्न करा. आणि ह्या गोष्टीचा ज्यावेळी उल्लेख केला त्यावेळी मी स्वतः 4-5 खासदारांना घेऊन आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलो, देवेंद्र फडणवीस यांनाही भेटलो, त्यांनाही या संदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली. परंतु वारंवार युतीच्या चर्चा करून जे कमिटमेंट आहे म्हणजे ज्या गोष्टींची पूर्तता करायला पाहिजे ती पूर्तता न केल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे पण पक्षश्रेष्ठी त्या संदर्भात नाराज होते. आमच्या 4-5 बैठका झाल्या, शेवटच्या बैठकीत पण आम्ही या गोष्टीचा उल्लेख केला की आपण युती करायला पाहिजे आणि साहेबांचं नेहमीच आम्हाला रिस्पॉन्स होता की मी युती करायला तयार आहे, परंतु मला सहकार्य मिळत नाही आणि आम्ही पण सर्वजण त्याकरता प्रयत्न करत होतो. परंतु
हे एका ठिकाणी चालत असताना आमच्याशी या गोष्टींचं बोलणं चालत असताना खासदारांशी दुसरीकडे संजय राऊत साहेबांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका, उपराष्ट्रपतीच्या जो उमेदवार आहे त्याला पाठिंबा घोषित करणं, मग आम्हाला सर्वांच्या मनात एक शंका निर्माण झाली की एकीकडे आमच्याकडे युतीच्या चर्चा होत आहेत, आम्हाला सांगत आहे की मी आता स्वतः युतीच्या संदर्भात थकलेलो आहे, तर तुम्ही तुमच्या प्रयत्न करा, आणि आम्ही सर्वांनी युतीचे प्रयत्न चालू असताना उपराष्ट्रपती पदाकरता मार्गरेट अल्वा यांना जो पाठिंबा घोषित केला त्यामध्ये संपूर्ण खासदारांमध्ये नाराजी झाली, कारण राष्ट्रपती पदाकरता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा द्यावा याकरता मी स्वतः पत्र दिलं, पण ती पत्र द्यायची वेळ का आली, कारण 2 बैठका त्यापूर्वी आमच्या झाल्या होत्या आणि त्या 2 बैठकात आम्ही आदरणीय उद्धव साहेबांना सांगितलं होतं की राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराला NDAच्या माध्यमातून आपण सहकार्य करावं, पण ती भूमिका आमची त्यांनी मान्य केली नाही. आणि मार्गरेट अल्वा ज्या महाराष्ट्र राज्याच्या प्रभारी होत्या 4 वर्ष, त्या प्रभारी असताना महाराष्ट्र राज्याच्या जो काँग्रेसचा कालावधी आहे त्यामध्ये शिवसेनेवर पण खूप अन्याय झालेला आहे आणि अशा उमेदवाराला सहकार्य करणं आम्हाला सर्वांना उचित वाटलं नाही, म्हणून आम्ही त्या संदर्भात पण आमची विरोधी भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे आमच्या खासदारांची आता हीच भूमिका झाली की वेळोवेळी आम्ही उद्धव साहेबांकडे NDAमध्ये जाण्याकरता शिवसेना भाजपा युतीकरता विनंती करत राहिलो, परंतु साहेबांच्या माध्यमातून आम्हाला जो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहे तो मिळाला न करण्यामुळे आणि दुसरीकडे संजय राऊतांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठका आणि महाविकास आघाडीचा जो कार्यक्रम आहे तो राबवण्याचा प्रयत्न चालू होता. त्यामुळे आम्ही सर्वांनी आज हा विचार या ठिकाणी घेतलेला आहे की आदरणीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी जो विचार केलेला आहे की वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचे विचार पूर्ण न्यायचे, हिंदुत्वाचे विचार न्यायचे, महाराष्ट्राच्या विकासाकरता जो त्यांनी तो निर्णय घेतला त्या निर्णयाला आम्ही पाठिंबा देण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित आहोत. बाकीचे खासदार आमचे प्रतापराव या संदर्भातली त्यांची पण भूमिका स्पष्ट करतील, पण दुसरं आम्ही सर्वजण NDAच्या सोबत आहे, त्यामुळे NDAचे जे उमेदवार आहेत त्यांना आमचा संपूर्णतः पाठिंबा असणार आहे आम्ही सांगू इच्छितो. आणि ही सर्व भूमिका स्पष्ट करताना आम्ही सर्व खासदारांनी आदरणीय उद्धव साहेबांकडे आमचे जे गटनेते आहेत विनायक राऊत यांच्याबद्दल पण नाराजगी व्यक्त केली होती. गेले 2-2.5 वर्ष जे खासदारांना जो त्यांच्या कामाच्या संदर्भातला न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून ते संपूर्णतः अपयशी ठरले आणि त्यांच्या कामाबद्दल नाराजगी होती, म्हणून गटनेता बदलावा ही आमची विनंती होती, पण ती पण विनंती मान्य केली नाही, म्हणून आम्ही सर्वांनीच मिळून आज निर्णय घेतला. घटनात्मक आम्हाला तो अधिकार आहे आणि त्या अधिकारानुसार आम्ही गटनेता सर्वांच्या संमतीने माझी नियुक्ती झालेली आहे शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने, तर तो निर्णय आम्ही हा घेतला. आम्ही कुठलाही पक्ष गट हा स्थापन केलेला नाही, केवळ आम्ही गटनेता हा बदललेला आहे, कारण आमच्या पक्षाच्या मुख्य प्रतोद भावनाताई अजूनही आहेत आणि त्यांना तो संपूर्णतः अधिकार आहे आणि त्यांच्या मार्फत आम्ही हा संपूर्णतः निर्णय घेतलेला आहे. NDAच्या बाबतीत सांगू इच्छितो की अरविंद सावंत साहेबांनी ज्यावेळी राजीनामा दिला त्यावेळी त्यांनी तो राजीनामा त्या कॅबिनेट पदाचा दिला, त्यावेळी NDAतून बाहेर पडतो असं कुठलंही लेटर शिवसेनेच्या माध्यमातून NDAला दिलं गेलेलं नाही. त्यामुळे अजूनपर्यंत NDA जॉईन झालेल्याचं लेटर जुनं लेटर आहे त्यांच्याकडे, पण NDAतून बाहेर पडल्याचं लेटर अजूनही NDAला शिवसेनेने कधीच दिलेलं नाही आणि UPA जॉईन केल्याचं लेटर पण शिवसेनेने दिलेलं नाही. त्यामुळे NDAत आजही आम्ही आहोत आणि NDAच्या उमेदवाराला आम्ही संपूर्णतः सहकार्य करें। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार जा चुकी है तो जहां एक तरफ राहुल शिवाले ने भी इन चीजों का जिक्र किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने में और संजय राउत का कितना बड़ा अहम रोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने में। आज अगर सच्चाई निकलकर सामने आ रही है तो संजय राउत का कहना है कि ये दावे जो हैं वो झूठे किए जा रहे हैं और अब बोल रहे हैं वो विधायक जो कि पहले मुंह सिलकर बैठे थे। इस तरीके की बातें संजय राउत की तरफ से की जा रही हैं। खैर, जब से सरकार महाराष्ट्र में गिरी है तब से ही संजय राउत की बौखलाहट इस तरीके से सामने आ रही है और वहीं एकनाथ शिंदे के गुट में तमाम जो नेता हैं जो कि अब उद्धव ठाकरे को छोड़कर अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हैं और आज उनकी सरकार महाराष्ट्र में है, उनकी तरफ से कई ऐसे नेता निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सत्ता को लेकर या फिर शिवसेना का जिस तरीके से हिंदुत्व से अलग चले जाना, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ना, इन सभी चीजों का जिम्मेदार काफी बार कई नेताओं ने ये आरोप लगाया है संजय राउत के ऊपर। पर हमेशा ही संजय राउत इन सभी आरोपों से अपने आप
आप को बचाते हुए नजर आए हैं और उन्होंने हमेशा इन्हीं चीजों का जिक्र किया। तमाम जो चीजें की गई हैं ये उद्धव ठाकरे के कहने पर की गई हैं और हमेशा उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया कि वो हमेशा चीजों को शेयर करते थे। इसी के साथ अगर हम पूरे दावों की बात करें कि राहुल शिवाले ने जहां एक तरफ इन चीजों का जिक्र किया है कि कैसे उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने चाहते थे, तो इसी के बीच राहुल शिवाले ने इन चीजों का भी जिक्र किया है कि आखिरकार क्या क्या चीजें की गई उद्धव ठाकरे की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की और अभी इसी बीच जून में मुलाकात हुई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्धव ठाकरे से 2021 में, और उस समय पर भी उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते की बात की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पर बीजेपी को शिवसेना की तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, क्योंकि उस समय पर बीजेपी ने दो पहलुओं पर सोचा कि एक तरफ तो शिवसेना की यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से कोशिश की जा रही है समझौता करने की भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वहीं दूसरी तरफ जुलाई में शुरू हुए मॉनसून सत्र 2021 के समय पर किस तरीके से एनडीए सरकार की तरफ से ही 12 विधायक जो कि बीजेपी के 12 विधायक थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, और इन्हीं तमाम मसलों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था उद्धव ठाकरे के उस समझौते को लेकर प्रस्ताव का कोई भी रिस्पॉन्स, क्योंकि शिवसेना की तरफ से नहीं मिला था, कोई भी अच्छी चीजें देखने के लिए नहीं मिली थी, क्योंकि दोहरी राजनीति उस समय पर शिवसेना की तरफ से की जा रही थी कि एक तरफ समझौते की बात उद्धव ठाकरे की तरफ से और वहीं 12 विधायकों के निलंबन को लेकर कार्यवाही की बात की गई थी एनडीए सरकार की तरफ से। खैर, अगर हम 12 विधायकों की बात भी कर रहे हैं तो इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 12 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी। और फाइल की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया था, जिसको लेकर संजय राउत जो हैं वो लगातार हावी होते हुए दिखे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर, और उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की साइड ले रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 12 विधायकों की जो फाइल है वो दबा के रखी हुई है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखे, जिस तरीके से एनडीए सरकार के वो 2.5 साल महाराष्ट्र में रहे कि कैसे कार्यवाही की गई भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों पर निलंबन करने की प्रक्रिया अगर नहीं साबित हो चुकी, नहीं उस प्रक्रिया पर काम किया गया, तो किस तरीके से बौखलाहट सामने आई थी, जहां एक तरफ कोर्ट की तरफ से भी झटका लगा था पूर्व एनडीए सरकार को। अब अगर हम एनडीए सरकार की ही बात करें या फिर हम बात करें राहुल शिवाले की, जैसा कि पहले भी मैंने इन चीजों का जिक्र आपके सामने किया है, आपको बताया है कि दिल्ली में जिस तरीके से अभी मौजूद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पूर्व एनडीए सरकार के ऊपर निशाना भी साधा था, और इसी के साथ ये चीजें भी निकलकर सामने आई कि कैसे कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना का नेता नियुक्त कर दिया राहुल शिवाले को। और इसी के बीच हम आपको ये भी बता दें कि ये बड़ा झटका था उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास एक तरफ एकनाथ शिंदे और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आवेदन पत्र आए थे, और इसी आवेदन पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही करते हुए राहुल शिवाले को शिवसेना का नेता नियुक्त किया गया था। और इसी के साथ भावला गवली भी चीफ व्हिप रहेंगी, इस बात को भी करार दिया था लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता यानी कि ज्यादातर राजनीति में आजकल जो दिखाई दे रहे हैं और जिनको लेकर जहां एक तरफ शिवसेना यानी कि शिवसेना के जो नेता हैं आज जो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हैं, उन्होंने भी बार बार पर संजय राउत की पोल खोली है और देश की जनता ने भी राउत को लेकर ही निशाना साधा है तब से जब से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार गिरी है। क्योंकि आपको याद होगा कि 29 जून से लेकर और आज तक के लिए बात करें, जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी और सत्ता से इस्तीफा दिया है उस दिन से ही लगातार संजय राउत को बनाया जा रहा है निशाना कि किस तरीके से शिवसेना की जो आज नींव थी किस तरीके से खराब हुई और कैसे शिवसेना को लेकर लोगों के दिल से निकला प्यार। इन्हीं के सभी कारण थे संजय राउत की बयानबाजी कि किस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत को बुलाया था हरामखोर, और इसी के साथ पालघर के साधु संतों की हत्या पर शिवसेना ने नहीं लिया था कोई भी एक्शन। तमाम ऐसे कार्य हैं, काम हैं जिनको लेकर हमेशा ही सामने खड़े रहे थे संजय राउत, और उन्होंने ही शिवसेना की छवि को गिराने के लिए सबसे ज्यादा काम किए। और आज इसीलिए संजय राउत को ठहराया जा रहा है हर चीज के लिए
लिए जिम्मेदार, चाहे फिर ये एकनाथ शिंदे के तमाम जो नेता हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ 40 विधायकों ने जो सबसे पहले बगावत की उद्धव ठाकरे से और आज उनकी सरकार महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर हम पार्षदों की बात करें तो बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में अब साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट का तमाम पार्षद। नवी मुंबई, ठाणे और तमाम और जगहों से भी पार्षदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर थाम लिया है एकनाथ शिंदे सरकार का हाथ। और वहीं अब सांसदों को लेकर लटकी हुई है तलवार, क्योंकि अब चीजें नजर आ रही हैं जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया कि उद्धव ठाकरे के गुट में यानी कि जो 22 सांसद हैं, 22 में से 18 सांसद उनके संपर्क में हैं और वहीं 12 सांसद शामिल होने की खबर भी अभी 2 दिन पहले ही आई थी। जिस तरीके से पहले विधायक, उसके बाद पार्षद और अब सांसद, जिस तरीके से नेता उद्धव ठाकरे को छोड़कर थाम रहे हैं एकनाथ शिंदे का दामन, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे थे उद्धव ठाकरे की तरफ से और संजय राउत की तरफ से, जिसमें संजय राउत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर शिवसेना में बगावत हुई है तो ये पहली बार बगावत नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार शिवसेना में बगावत हुई है। हम एक बार फिर से शिवसेना को मजबूत बनाएंगे और शिवसेना के साथ करोड़ों जो हैं वो शिव सैनिक है और उनसे ही मिलकर बनी है शिवसेना। पर आज वो चीजें पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही हैं, निराधार नजर आ रहे हैं वो बयान जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से दिए गए। क्योंकि अगर हम एक तरफ विधायकों की बात करें, पहले विधायक, उसके बाद पार्षद और सांसद और लाखों की तादाद, यानी कि जिस तरीके से हजारों की तादाद में आज जो शिवसैनिक भर्ती होते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट में, ये दर्शाता है कि शायद अब फिर से सत्ता में वापसी करना उद्धव ठाकरे और संजय राउत और आदित्य ठाकरे के लिए करना हो जाएगा मुश्किल। क्योंकि एक तरफ जहां अपना पूरा हक जमा चुके हैं शिवसेना के ऊपर एकनाथ शिंदे, जो कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट के नेता, पार्षद, विधायक, सांसद और शिवसैनिक थाम रहे हैं एकनाथ शिंदे का दामन, जो कि बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। बात सुप्रीम कोर्ट की करें या फिर राज्यपाल के फैसलों की करें या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की करें, हर जगह से ही हार का मुंह देखना पड़ रहा है संजय राउत और उद्धव ठाकरे को। खैर, आगे का इन लोगों का क्या फैसला रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि संजय राउत के भी करीबी कुछ नेता हैं जो एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं और उनके संपर्क में हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि संजय राउत और तमाम जो नेता रह गए हैं वो भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होकर शिवसेना एक भी कर सकते हैं। खैर, ये आगे की बात है, देखना अहम रहेगा कि आगे इस पूरी राजनीति में क्या और हलचल होती है और नई चीजें निकलकर सामने आती हैं। तब तक आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।